देखिए, संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का होना आवश्यक है। यह ध्यान रखने की बात है, कोई राजवंश नहीं है। जैसे राजे महाराजाओं का जब काल होता था, जब राजतंत्र था, तो इस कार्य को समाज का एक विशेष वर्ग, जिसे हमारे देश में ऋषि मुनियों की संज्ञा दी जाती है, वो इस कार्य को करते थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की और उन धर्म ग्रंथों से राज्य क्या होता था, शासित होता था। इसी तरह से हर समुदाय में इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन जब विधि का शासन हो और लोकतंत्र हो, यानी विधि के शासन और लोकतंत्र में अगर हमें शासन का संचालन करना है, तो उसका संविधान जो बनाया जाएगा, तो उसका ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष ने तैयार कर दिया, ऐसा नहीं है। वो समाज के प्रतिनिधियों द्वारा उसका निर्णय लिया जाएगा और समाज के जो प्रतिनिधियों से जो निकाय बनेगा, वही हमारा क्या है, संविधान सभा है। तो ध्यान से आप समझिएगा, एक लंबे संघर्ष के बाद, हमने इस पर चर्चा हो चुकी है हमारी पीछे, एक लंबे संघर्ष के बाद एक बहुत बड़े लंबा संघर्ष किया हमने 1946 में हम इस मोड़ पर आ गए कि ब्रिटिश सरकार मजबूर हो गई हमारे लिए एक संविधान सभा का गठन करने के लिए, और उसने 24 मार्च 1946 को एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उसने भारत भेजा था, जो 24 मार्च 1946 को भारत आ गया था। और ये 3 सदस्यीय ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल जो था, इसमें 3 सदस्य थे। एक सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स हैं, पंडित नेहरू के मित्र भी थे, उनके सहपाठी भी रहे थे, इनके साथ इन कॉलेज के पीरियड में ये लोग साथ साथ पढ़े हुए भी थे। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये कैबिनेट, वहां की जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसके मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। 1942 में जो प्रस्ताव आया था वो यही लेकर के आए थे। तो ये इस कैबिनेट मिशन में भी शामिल थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। दूसरे थे आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और तीसरे सदस्य थे इसमें एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भारत में कब पहुंचा? 24 मार्च को। और इसने सभी जो राजनीतिक दल थे भारत के अंदर, मुख्य इसमें प्रमुख तौर पर कौन है आपके, कांग्रेस हो गई, राइट नाउ मुस्लिम लीग हो गई, और भी छोटी मोटी बहुत सारी पार्टियां थीं, उन सबसे इन्होंने विचार विमर्श किया। लेकिन मेन जो रोल था वो किसका था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। ये जो प्रतिनिधिमंडल था, इसने विचार विमर्श करने के बाद में एक योजना प्रेस्क्राइब की, और वो योजना क्या थी आपकी, ध्यान से आप समझिएगा। वो आपकी 16 मई 1946 को इन्होंने एक योजना प्रस्तावित की। ये योजना क्या थी, ध्यान से आप समझिएगा। विचार विमर्श होने के बाद में योजना प्रेस्क्राइब की, इसमें बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन उन बातों में से तत्कालीन जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे हमारे, उन्होंने केवल 2 बातों को स्वीकार किया था। यानी इसी को हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946। और इसके बहुत सारे प्रस्ताव थे इसके अंदर, लेकिन हमने उस समय केवल इसके 2 प्रस्तावों को स्वीकार किया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। केवल 2 प्रस्तावों को
स्वीकार किया, केवल 2 प्रस्तावों को स्वीकार किया, प्रस्तावों को स्वीकार किया। और ये 2 प्रस्ताव क्या थे? एक था आपका अंतरिम सरकार का गठन और दूसरा था संविधान सभा का गठन। यानी इसमें संविधान सभा का गठन कैसे किया जाएगा, यह प्रारूप इस कैबिनेट मिशन योजना में सुझाया गया था। और इस बीच जब आप संविधान निर्माण कर रहे हैं, चूंकि हमें तो यहां से वापस लौटना है, तो जाहिर सी बात है कि पावर तो हमारे पास ही रहेगी इस दौर में। अभी जब तक कि हम आपको स्वतंत्रता प्रदान न कर दें, पावर ट्रांसफर न हो जाए, तब तक पावर किसके पास रहेगी? ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेगी। लेकिन भाई अब हम काम नहीं करेंगे, काम आप लोग कीजिएगा। तो इसके लिए फिर एक अंतरिम सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्रोविजन किया गया, यानी कि हमारे रहते हुए आप शासन का संचालन कीजिए। ये थी आपकी अंतरिम सरकार। ये 2 बातों को हमने एक्सेप्ट किया इस कैबिनेट मिशन की, बाकी सबको क्या कर दिया हमने? अस्वीकार कर दिया। इसलिए इस पूरी डिटेल उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। हमारे लिए 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं हमारे इस मैटर ऑफ कंसर्न में। अब इतिहास में जब आप पढ़ते हैं तो वो एक अलग पहलू है, वहां हो सकता है इसकी आवश्यकता हो, लेकिन यहां हमें इन 2 पहलुओं को ही समझने की आवश्यकता है, तीसरे पहलू को समझने की आवश्यकता नहीं है। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंतरिम सरकार सबसे पहले। अब आइए इसमें अंतरिम सरकार की बात। अंतरिम सरकार का मतलब क्या है, अब जरा इसको समझ लीजिए। यानी अंतरिम सरकार क्या है? देखिए, ये आपकी कार्यकारिणी है, जो कि भारतीय शासन व्यवस्था के संचालन के लिए जिम्मेदार है। और ये 1919 के अधिनियम के अनुसार ही कार्य कर रही थी। और ये किसकी थी? वायसराय की कार्यकारिणी। और ये कौन हो गए? आपके वायसराय। अब इस कार्यकारिणी में क्या किया कि इसमें कार्यकारी पार्षद हैं, जिनकी नियुक्ति कहां से होकर के आ रही है? ब्रिटेन से होकर के आ रही है। और वायसराय की नियुक्ति भी कहां से होकर के आ रही है? आपकी ब्रिटेन से होकर के आ रही है। ठीक है। अब इसी के अंतर्गत अंतरिम सरकार में हमने क्या किया कि इसमें 14 भारतीय सदस्यों को शामिल कर दिया गया। किनको? 14 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया, भारतीयों को। ठीक है। और ये जो 14 सदस्य हैं, इनका नेता कुछ किसको बना दिया? पंडित नेहरू। ध्यान दीजिएगा, यानी पंडित नेहरू सहित इसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी आपकी? ध्यान से समझिए। पंडित नेहरू सहित कुल कितने सदस्य हो गए? आपके 14। और ये पंडित नेहरू, तो ये तो कौन हो गए? इस पूरी कार्यकारिणी के ये तो हो गए सभापति। और पंडित नेहरू को क्या बना दिया? उपसभापति। पंडित नेहरू को उपसभापति किसका बनाया गया? इस कार्यकारिणी का। यानी इस कार्यकारिणी के सभापति कौन है? वायसराय हैं। और उपसभापति कौन बना दिए? पंडित नेहरू को। और उन्होंने क्या कहा? ध्यान से आप समझिए। एक कैबिनेट मिशन योजना का प्रस्ताव क्या था कि भाई पावर तो जैसे हमारे पास थी वैसे ही है, लेकिन अब ये जो वायसराय और कार्यकारी पार्षद हैं, ये अब काम नहीं करेंगे प्रैक्टिकली अब आपको सब काम किसको करना है? इन 14 सदस्यों को करना है, पंडित नेहरू सहित। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि अगर आपसे यह कहा जाए कि अंतरिम सरकार क्या है, तो अंतरिम सरकार इसको कहेंगे। यानी ये जो 14 सदस्य हैं पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, पंडित नेहरू सहित, ये कौन हो गए? अंतरिम सरकार के
अंतरिम सरकार हो गई है या अंतरिम सरकार के सदस्य हो गए। अंतरिम सरकार के सदस्यों में वायसराय और ये कार्यकारी पार्षद शामिल नहीं है। ध्यान रहे, पावर एग्जैक्टली किसके पास है? सपरिषद वायसराय के पास है, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकली अब इन्होंने बोल दिया कि अब हम नहीं करेंगे, हमारे रहते हुए आप अपना शासन का संचालन कीजिए, क्योंकि भाई हमें तो जाना ही है। जैसे पावर इस तरह से ट्रांसफर होती रहती है, राइट ना। परिवार में भी ऐसा होता है। क्या होता है आपका, जैसे ही पुत्र योग्य होता है, जैसे ही कुछ समझदार होता है, तो घर के माता पिता या हेड ऑफ द फैमिली जो भी है वो क्या बोलता है कि ठीक है भाई, अब इन चीजों को आप संभालिए और हमारे रहते आप संभाल लीजिए, क्योंकि बाद में आपको संभालना है। तो अभी हमारा आपके ऊपर हाथ है, तो अभी आप रियाज आपका हो जाएगा, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, उसके बाद सब ठीक है। यानी आप दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझिए कि जैसे आप अपनी गाड़ी को कहां ले जाते हैं, मान लीजिए सर्विस के लिए ले जाते हैं, तो वहां आप देखेंगे कि एक उस्ताद होता है और दूसरे उसके साथ कुछ चेले होते हैं 10-5। तो वो क्या करता है, उस्ताद बैठा रहता है और उनसे कहता है भाई ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। सारा काम कौन करते हैं? उस्ताद, यानी वो उसके चेले चपाटे करते हैं, उस्ताद बैठा रहता है। तो यहां पर उस्ताद कौन है? वायसराय और ये कार्यकारी पार्षद। और ये क्या हो गए, एक तरह से जैसे उस गैरेज में राइट नाउ जो वर्कर होते हैं उनके चेले जो होते हैं, उसी तरह से अब इन कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है कि वो जो कल तक जो आपकी गाड़ी को वहां सर्विस में वो जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते थे, अब पता चला कि कुछ समय बाद वो अपनी गैरेज खोल करके बैठ जाते हैं। तो वहां उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस किया। आपके समझने के लिए आप ऐसे समझिए इसे, यानी सरकार तो यही है राइट नाउ, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि अब आप सरकारी कामकाज को आप 14 मेंबर यानी आप संभालिए, और इसके हेड कौन हो गए? पंडित नेहरू हो गए। तो अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है और प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना, उसको आप समझ लीजिए। टेक्निकल बात क्या है, अगर आपसे यह कहा जाए कि सरकार का सभापति कौन था, ठीक, तो आप किसको कहेंगे? वायसराय को, ठीक है। उपसभापति यानी अध्यक्ष कौन थे? यानी वायसराय। उपाध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू। और अगर प्रश्न यह आए कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था, तो अंतरिम सरकार का अध्यक्ष पंडित नेहरू होंगे। यानी अंतरिम सरकार किसको कहेंगे? केवल इन सदस्यों को मिलाकर के कहेंगे। मैं समझता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि अंतरिम सरकार का कॉन्सेप्ट क्या है। यानी इसको हमने स्वीकृति दी थी कि ठीक है भाई, आपके रहते हुए हम अपने यहां का शासन का संचालन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यही एक तरीका होता है पावर ट्रांसफर करने का, ये एक प्रोसेस होता है। तो एक तरह से सिद्धांत रूप में इनके पास थी, लेकिन व्यवहार में पावर खिंच करके अब किसके पास आ गई? इन 14 सदस्यों के पास आ गई, पंडित नेहरू सहित। यह है अंतरिम सरकार। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये? चलिए अब आगे बढ़िए। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या अडॉप्ट किया था? इस कैबिनेट मिशन योजना का जो दूसरा भाग था वो था आपके संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। और ये जो संविधान सभा का गठन है, ये किसके माध्यम से हुआ था? ध्यान से समझिएगा। अच्छा सर, ये सब पढ़ के बूढ़ा हो गया, क्वेश्चन नहीं आते हैं अब ऐसे। अच्छा बेटा, झारखंड स्टडी, जरा प्रश्नों को उठा करके देखिए राइट नाउ, आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन उपाय क्या है? अगर आप इनको नहीं जानेंगे तो प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे? बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो अब देखिए संविधान सभा, अब संविधान सभा के गठन की अगर आप बात करें तो अब इसमें इसका प्रोविजन क्या दिया हुआ था, जरा उसको आप समझ लीजिए ध्यान से। तो आइए, ये जो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना थी, ठीक है ना, इसने संविधान सभा के गठन के प्रारूप को डिसाइड किया। और क्या था ये? इन्होंने ये कहा था कि भाई संविधान सभा में कुल मिलाकर के कितने होंगे? 389 सदस्य होंगे। कितने होंगे? टोटल मिलाकर के 389 सदस्य। अब देखिए इसमें चार्ट बनाया जा रहा है आपको। ये इसका प्रारूप है, ध्यान से आप समझिएगा। 389 मेंबर होंगे कुल, और ये कहां से लिए जाएंगे ये आप समझ लीजिए। और ये जो एक सीट है यानी एक सदस्य है,
वो कितनी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा? तो इसमें इसी में कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा का प्रारूप जो दिया गया था उसमें यह बताया गया था कि 10 लाख की आबादी पर, कितने पर? 10 लाख की आबादी पर एक सीट होगी। यानी इसका मतलब आप ये मान करके चलिए कि जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय भारत की कुल आबादी, और उस भारत का मतलब है कि आधुनिक भारत, आधुनिक बांग्लादेश, ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, यानी इसमें सब मिलाकर के लगभग कितनी आबादी हो गई आपकी? यानी 38 करोड़ 90 लाख की आबादी हो गई टोटल मिलाकर के। यानी 10 लाख कम पड़ रहे हैं आपके, अगर 390 हो जाता तो 39 करोड़ की आबादी हो जाती है, राइट नाउ। तो आप देखेंगे कि लगभग इतनी आबादी थी उस समय, जनगणना इन्होंने कराना शुरू कर ही दिया था। तो एक 10 लाख की आबादी पर एक सीट होगी, ठीक है। यह भी आपसे प्रश्न किया जाता है। प्रश्न कैसे कैसे होते हैं उस पर भी हम लोग शाम को 5 बजे क्लास आपकी चली रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के, तो उस पर हम लोग बात करते ही हैं। तो आइए, ये क्लियर हो गया। अब ये 389 मेंबर कहां कहां से कैसे कैसे लिए जाएंगे? तो इसमें लिए जाएंगे ये ब्रिटिश शासित क्षेत्र। यानी अगर उस समय हम देखें तो 2 प्रकार का क्षेत्र था। एक क्षेत्र वो था जहां ब्रिटिश सरकार सीधे शासन कर रही थी, और एक क्षेत्र वो था जहां पर देशी रजवाड़े आंतरिक मामले में स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे, लेकिन उन पर ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व था। यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन वो आंतरिक मामलों में स्वतंत्र थे। ये बात क्लियर हो गई। तो दूसरा कौन हो गए आपके? देशी रजवाड़े। देशी रजवाड़े, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? क्लैरिटी है? यानी कहां से ये जो 389 मेंबर हैं ये कहां से लिए जाएंगे? देशी रजवाड़ों से लिए जाएंगे और ब्रिटिश शासित क्षेत्र से लिए जाएंगे। ब्रिटिश शासित क्षेत्र से टोटल कितने लिए जाएंगे? वो हैं आपके 296। यानी ब्रिटिश शासित क्षेत्र के लिए सीटें दी गई 296। कितने में से? 389 में से। और देशी रजवाड़ों के लिए कितनी सीटें दी गई? 93 सीटें हो गई आपकी 389। डिवीजन क्लियर हुआ? अब ध्यान से आप समझिएगा, ये जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र हैं इससे निर्वाचन के माध्यम से, किसके माध्यम से? निर्वाचन के माध्यम से ये सीटें भरी जाएंगी। और ये जो 93 सीटें हैं ये कैसे भरी जाएंगी? ये रियासत के राजा द्वारा, राजा है या नवाब है जो भी है, हेड ऑफ द स्टेट है, यानी हेड ऑफ द स्टेट राजा के द्वारा मनोनीत करके भेजा जाएगा। यानी इन सदस्यों का निर्वाचन नहीं होगा, ये निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, बल्कि ये वहां के हेड ऑफ द स्टेट द्वारा इन्हें नॉमिनेट करके भेजा जाएगा। और हेड ऑफ द स्टेट की नजर में जो भी योग्य व्यक्ति होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो कानून का जानकार होगा, जो समाज को विनियमित करने के सिद्धांतों का जानकार होगा, जाहिर सी बात है कि राजा ऐसे ही, उसके राज दरबार में इस तरह के लोग होते ही थे, योग्य लोगों की कोई कमी थोड़ी नहीं होती है। तो इनके यहां भी कोई कमी नहीं रही, कभी भी किसी भी काल में होते हैं, योग्य लोग होते ही हैं। तो उनमें से ही ये क्या करेंगे? मनोनीत करके भेजेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन यहां मनोनयन नहीं होगा, यहां निर्वाचन होगा। अब आपसे प्रश्न किया जाता है, जरा उन प्रश्नों पर भी हम बात करेंगे कि इस तरह से यह तैयार करना क्यों जरूरी है, ताकि आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। प्रश्न यह आता है कि संविधान सभा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आप बताइए। ए ऑप्शन, यानी आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत। दूसरा, सभी सदस्य निर्वाचित। तीसरा, सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत। चौथा कोई ऑप्शन दे देगा और अब आपको टिक करना है। तो पहले आंसर को आप टिक कर देंगे, बाकी के तीनों गलत हो गए। कि आंशिक तौर पर क्या हो गया? पार्शियली क्या हो गया? निर्वाचित सदस्य हो गए, और पार्शियली क्या हो गए? मनोनीत हो गए। ये पॉइंट क्लियर है?
कितने की आबादी पर है, 1 2 3 करके क्वेश्चन कर दिया जाता है, तो 10 लाख की आबादी पर एक सीट दी गई थी। आशा करता हूं यह चीज यहां तक समझ में आ गई होगी। अब इस वाले एपिसोड पर तो आपको ध्यान देना नहीं है, अब इस वाले एपिसोड पर कुछ विशेष प्रश्न बनते हैं, तो जरा इस वाले एपिसोड को आप समझ लीजिए। देखिए इधर वाले पार्ट को, अब ये जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र है ये भी उस समय दो प्रकार का होता था। जैसे आज आप देख रहे हैं हमारी राज्य व्यवस्था में कि एक होते हैं प्रांत और एक होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो ठीक इसी तरह का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश शासनकाल में भी था। एक प्रांत थे जो 11 प्रांत, 11 प्रांतों में कौन कौन है, अगर आप पश्चिम से शुरुआत करें तो सिंध है, उत्तर पश्चिमी प्रांत हो गया, और पंजाब, पंजाब में आधुनिक पंजाब और पाकिस्तान, ये पूरा एरिया उसी में आता है। तो 3 राज्य तो इधर हो गए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए तो इधर यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, यूपी को उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और मध्य प्रदेश में क्या था आपका, इसको सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, यानी मध्य प्रदेश यानी सेंट्रल केंद्रीय प्रांत। तो आपके 3 और 2 5 हो गए। अब जरा आगे बढ़िए, बंगाल हो गया, उससे और आगे बढ़िए असम हो गया, नीचे आप बढ़िए उड़ीसा हो गया, ठीक है। अब आपके 2 और बचे, अब 2 में कौन आ गया, नीचे मद्रास और इधर आ गया बंबई। कुल मिलाकर के 11 प्रांत हो गए आपके, ठीक है। तो इसमें क्या थे, ब्रिटिश शासित प्रांत, और इनकी संख्या कितनी थी, 11 ब्रिटिश प्रांत थे। और कमिश्नरी क्षेत्र, और कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे, 4। और ध्यान से आप समझिए ये 4 कौन थे, इनमें भी प्रश्न कर दिया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा बदल लीजिए इसको, इसमें आ गया आपका दिल्ली, दूसरा है आपका, पहला दिल्ली हो गया, उस समय कमिश्नरी क्षेत्र में आता था दिल्ली। दूसरा है आपका अजमेर और मारवाड़, अजमेर मारवाड़ हो गया। तीसरा है आपका कुर्ग, और चौथा है ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 क्या हो गए, और इनको एक एक सीट दी गई थी, एक सीट, एक सीट। तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई, 4 सीटें। और ये जो 11 प्रांत थे, राइट, 296 हैं, तो इनको कितनी सीटें दे दी, 292 सीट। तो 292 और 4 ये हो गई, कितनी हो गई, 296 हो गई, और 93 उनको आप ऐड कर दीजिए, 389 हो गई। अब समझिए इसे, इनका क्या होगा, इनका चुनाव होगा। और चुनाव के लिए क्या योजना थी इसमें, यह चुनाव होगा अप्रत्यक्ष विधि से। यह प्रश्न किया जाता है आपसे, यानी चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष विधि से। और अप्रत्यक्ष विधि में क्या होगा, तो अप्रत्यक्ष विधि में 2 प्रणालियों को इसमें एडॉप्ट किया गया था। एक थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और दूसरी कौन थी आपकी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये थी। अब इसको जानना जरूरी है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति का क्या मतलब है। अब जरा इसको समझिए। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यह हुआ कि जो ये 296 सीटें हैं, ये आपके 3 वर्गों में डिवाइड की जाएंगी। 3 वर्ग बनाए गए थे जनसंख्या के अनुपात में। क्या क्या होगा कि ये 396 सीटें हैं, वो आपके सिख,
सिख जनसंख्या अनुपात मुस्लिम जनसंख्या अनुपात सामान्य। अब देखिए यहां पर हिंदू वर्ड यूज नहीं किया गया था, सामान्य, यानी कि सिख और मुस्लिम को निकाल दीजिए तो बाकी जितनी हैं उन सबको किस में मान लिया गया, सामान्य में मान लिया गया। यानी ये 296 सीटें इस अनुपात में डिवाइड की जाएंगी, यानी सिखों के लिए इतनी सीटें होंगी मुस्लिमों की जनसंख्या के यानी सिखों की जनसंख्या के अनुपात में, मुस्लिमों की जनसंख्या के अनुपात में, और सामान्य। यानी आप ऐसे मान के चलिए कि ये 296 है, 296 का मतलब हुआ लगभग 30 करोड़ मान लीजिए। तो 30 करोड़ में अगर, ध्यान से आप समझिएगा, अगर सिखों की जनसंख्या मान लीजिए उस समय, एक जनरल आपको समझाने के लिए, कि अगर मान लीजिए 3 करोड़ है तो 10% सीटें मिल जाएंगी। 3 करोड़ का मतलब 30 करोड़ का 10% हुआ, तो 10% का मतलब कितना हुआ आपके, यानी 296 में से लगभग आप 30 सीटें, तो 30 सीटें हो जाएंगी 3 करोड़ पर। अगर मान लीजिए मुस्लिमों की आबादी कितनी है उस समय, मान लीजिए 8 करोड़ है, तो उनको कितनी मिल जाएंगी आपकी, उसी हिसाब से मुस्लिमों को मिल जाएंगी, और बाकी की सब किस में चली जाएंगी, सामान्य में चली जाएंगी। इस अनुपात में ये सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी जनसंख्या के अनुपात में। पहला तो आप ये जान लीजिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और प्रश्न कैसे होता है कि संविधान सभा में सीटों का वितरण किया गया था, निर्वाचित सीटों का वितरण, और ABCD करके दे दिया जाएगा, हिंदू, मुस्लिम और सिख। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सामान्य तो आएगा नहीं, हिंदू वर्ड आ जाएगा, या उसमें दूसरे तरीके से इस तरह से डिवीजन होता है। दूसरा ऑप्शन क्या देगा वो, सामान्य, मुस्लिम और सिख। तीसरा दे दिया उसने सामान्य, मुस्लिम, सिख और आपके एंग्लो इंडियन या इंडियन, इस तरह एंग्लो इंडियन बोल दिया, या आपके और ग्रुप को शामिल कर लिया, SC ST को शामिल कर लिया, इस तरह से। तो ऐसा कोई डिवीजन नहीं था। इसमें जो अनुपात दिया गया था वो अनुपात क्या था, सिख, मुस्लिम और बाकी सबको सामान्य मान लिया गया। सामान्य का मतलब अब उसमें सभी आ गए इनको छोड़ करके। पॉइंट की क्लैरिटी है, इस अनुपात में ये सीटें बांटी गई, पहली बात। दूसरी बात क्या है यहां पर, अब ये समझिए कि मतदाता कौन होगा। तो मतदाता होगा आपका प्रांतीय विधानसभा, यानी प्रांत में जो चुनाव हुए थे, बात समझ में आ रही है ना, यानी प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी इसके मतदाता कौन होंगे, यानी इनको, यानी अब ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका था आपका बेबेल योजना के समय पर ही, जब बेबेल योजना आई थी उस समय तो, और वो इलेक्शन किसके अकॉर्डिंग हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतों में जो व्यवस्था दी थी, तो उन प्रांतों में जो सरकार, जो चुनाव हुए थे वो इसी के अकॉर्डिंग हुए थे। तो भाई जनता ने इनको चुना है, और यही अब किसके लिए मतदान करेंगे, आपकी संविधान सभा के सदस्यों के लिए। तो ध्यान रखिएगा, प्रांतीय विधानसभा या विधानमंडल वर्ड भी यूज कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा इनका मतदान किया जाएगा। तो जनता द्वारा सीधे मतदान नहीं हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है। तो मुस्लिम अब देखिए, अब ये सीट डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो सीटें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी कि अगर मुस्लिम आबादी की मान लीजिए जितनी भी सीटें हैं, तो अब अगर आप बॉम्बे वाली प्रांत में आप जाएंगे तो वहां पर तो चूंकि उतने मुस्लिम है नहीं, तो जाहिर सी बात है वहां पर उतनी सीट कैसे दी जा सकती है। यह सीट कहां जाएगी, आपके पश्चिमी, यानी जो पंजाब था, पश्चिमी पंजाब क्षेत्र हो गया, वहां पर सीटें दी जाएंगी इनको ज्यादा। और कहां दी जाएंगी, बंगाल वाले एरिया में सीटें दी गई, यानी जहां जहां वोट इनके मतदाता थे, यानी इनकी संख्या ज्यादा थी, उसी प्रांत में सीटें ज्यादा दी जाएंगी। इसी तरह से सिखों को आप ले लीजिए, तो पंजाब वाला एरिया है, जाहिर सी बात है अधिकांश सीटें इनकी कहां जाएंगी, पंजाब प्रांत में गई थी, क्योंकि वहीं के लोग इनको, जो MLAs हैं वही वो इनको वोट दे पाएंगे। अब मान लीजिए उस सीट को आप रख दें कहां, मद्रास में, तो कहां पॉसिबल है, वहां तो मतदाता ही नहीं है, तो वोट कौन देगा उनके लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट। यानी 10 लाख की आबादी पर एक सीट दी गई थी, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से था। मैं समझता हूं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब समझ में आ गया। एकल संपीड़नीय मत पद्धति क्या है,
अब इस पर अगर मैं यहां चर्चा करूंगा इसको, तो थोड़ा सा इसमें विषयांतर हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम इस टॉपिक को बहुत विस्तार से डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संख्मणी मत पद्धति लगभग वैसी ही पद्धति है, कुछ अलग नहीं है उससे भिन्न। राइट नाउ एकल संख्मणी मत पद्धति इसलिए है ताकि वास्तविक बहुमत के आधार पर क्या हो, निर्वाचन हो। ऐसा नहीं कि यानी बहुमत के आधार पर नहीं कि पता चला कि 100 वोट हैं और 100 में से पता चला कि 25 पर बहुमत बन गया तो वो जीत गया, ऐसा नहीं। 50% +1 होना चाहिए, इस तरह का इसमें कॉन्सेप्ट है। और वही कॉन्सेप्ट यहां पर क्या किया गया था, लागू किया गया था। वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे प्री में जो प्रश्न किया जाता है, मेंस में तो प्रश्न बनता नहीं है यहां, लेकिन प्रीलिम्स में खूब प्रश्न बनते हैं। और प्रीलिम्स में प्रश्न क्या बनते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संख्मणी मत पद्धति द्वारा चुनाव हुआ था, कहां से, प्रांतीय विधानमंडलों से। और रजवाड़ों से क्या हुआ था, राजाओं द्वारा मनोनीत करके भेजे गए थे। आशा करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से इसका प्रारूप दिया हुआ था। अब आइए, ये प्रारूप हो गया। अब क्या होगा, जुलाई और अगस्त के महीने में, अब देखिए प्रश्न सब क्लियर हो गए, एक बार रिवीजन कर लीजिए चीजों का। यानी कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा का गठन का प्रारूप दिया गया था, वो हमने एक्सेप्ट किया था। और प्रारूप क्या था कि एक भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करना होगा। इस संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश शासित क्षेत्र से लिए जाएंगे और 93 कहां से लिए जाएंगे, देसी रजवाड़ों से लिए जाएंगे। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात यह हो गई कि देसी रजवाड़ों से जो सदस्य आएंगे वो उनके हेड ऑफ द स्टेट द्वारा मनोनीत करके भेजे जाएंगे, जबकि इनका निर्वाचन होगा। निर्वाचन कैसे होगा, तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संख्मणी मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से इनका चुनाव होगा। और मतदाता कौन होंगे, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य, यानी प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य हैं वो इनके लिए वोट देंगे। और वोट देने का तरीका, अब ये सीटें किस में बांटी जाएंगी, सीटें बांटी जाएंगी मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में, सिख जनसंख्या के अनुपात में, और बाकी को सामान्य जनसंख्या कर दिया गया, सामान्य वर्ग बना दिया। मुस्लिम, सिख और सामान्य, यानी मुस्लिम और सिख को छोड़ करके बाकी सबको क्या मान लिया गया, सामान्य कर दिया गया, जनरल कर दिया गया। हिंदू वर्ड इसमें यूज नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना। इसमें ये आवंटित होगा, ये हो गया। अब जब ये सारी चीजें हमने आपको समझा दी, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़िए। ये प्रारूप था, और प्रारूप के बाद अब जाहिर सी बात है कि अब इलेक्शन होगा। जब हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये तो हमने आपको बताया है, अब इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार से भाई कहा गया कि भाई ठीक है भैया, अब आप इलेक्शन कराइए। तो जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में अब इसके लिए क्या हुआ, चुनाव हुआ। किसके लिए, संविधान सभा के लिए। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। चुनाव संपन्न हुआ तो चुनाव के परिणाम जब निकल करके आए तो जरा उन परिणामों पर नजर डाल लीजिए। इसमें भी आपसे प्रश्न किया जाता है कि जो कांग्रेस थी, 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली। कितनी, 208। और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, 73 सीटें। और ध्यान दीजिएगा, इसमें 7 अन्य पार्टी थीं, जिन्हें 7 सीटें मिली, प्रत्येक को एक एक, यानी 7 अन्य पार्टी और थीं जिन्हें एक एक सीट मिली इस चुनाव में। और बाकी के जो 8 लोग थे वो स्वतंत्र थे। स्वतंत्र कहिए या निर्दलीय कहिए, यानी इस संविधान सभा में 8 सदस्य निर्दलीय चुन करके आए थे, वो किसी पार्टी से नहीं थे। तो मुस्लिम लीग के लिए कितनी, 73। कांग्रेस कितनी जीत करके आई, 208। अन्य 7 पार्टियों ने एक एक सीट जीती और 8 क्या थे, आपके स्वतंत्र थे। यह था चुनाव का परिणाम। अब आगे बढ़िए। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली,
और इसने यह मान लिया कि अगर 2/3 बहुमत से भी प्रस्ताव पारित करके संविधान का निर्माण हुआ तो भी मेरा कुछ नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि 208 सीटें तो इसके पास हैं ही। ये जैसा चाहेगी वैसा संविधान बना देगी कांग्रेस। तो मुस्लिम लीग ने तुरंत यह निर्णय लिया कि भाई हम इस संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए भाग नहीं लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इन्होंने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी, राइट नाउ, कि अब सीधी कार्रवाई करेंगे। और सीधी कार्रवाई का मतलब है कि अब हम पाकिस्तान लेकर के रहेंगे, अब इससे नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जैसे ही ये सीटें डिक्लेयर हुई तो इसने निर्णय लिया और आप देख रहे हैं कि बंगाल में भारी खून खराबा आरंभ हुआ और सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गया। और ये दंगे इतने खतरनाक थे, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बीभत्स, बहुत बड़ी संख्या में मारकाट हो रही है। अब ये जो दंगे हो रहे हैं, अब ध्यान से आप समझिएगा, अब इस दंगों को किसे देखना है? अब देखिए ये कितने बड़े बदमाश थे, राइट ना। एक तो इस लेवल के होते हैं और ये इस लेवल के थे ब्रिटिश लोग। ये बात बहुत आहत होकर के निकलती है इनके बारे में कि इन्होंने जानबूझ करके ऐसे बीज बोए कि इस हालात से चलते चलते भी इतना बड़ा नासूर देकर के गई है, राइट। अब आप समझिए कि वायसराय और उसकी कार्यकारिणी कुछ नहीं करेगी। जो कुछ भी करना है किसको करना है? प्रधानमंत्री सहित अंतरिम सरकार को करना है। और अंतरिम सरकार का हेड कौन है अब इस समय? पंडित नेहरू। बात समझ में आइएगा। यानी आप संभालिए दंगों को, राइट नाउ, हम नहीं। जो कुछ भी करना है आपको कीजिए, हम तो अब बैठेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हां, पावर जरूर हमारे पास है लेकिन उस पावर को आप यूज कीजिए। अंतरिम सरकार का यह मतलब है। पॉइंट की क्लैरिटी है। अब ध्यान से आप समझिएगा। और ये जो अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे, ये सभी के सभी सदस्य संविधान सभा के सदस्य भी थे। यानी उन्हीं में से अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ऐसा नहीं था कि ये सदस्य अलग से थे। ये 14 के 14 सदस्य किसके सदस्य भी थे? आपके संविधान सभा के सदस्य भी थे। और यहां एक और बात ध्यान कीजिएगा कि गांधी जी ने भी चुनाव नहीं लड़ा था संविधान सभा के लिए, वो भी इसके सदस्य नहीं थे। और जिन्ना, वो भी इसके सदस्य नहीं थे, उन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा था। अब देखिए, मतलब मेन जो स्टार हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, राइट नाउ, वो बिल्कुल बाहर ही रहे। बात समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत, क्लैरिटी है? डी झारखंड स्टडी, सर एक बार मार्गदर्शन करें, एग्जाम कैसे क्रैक करें? कितना भी पढ़ता हूं स्कोर नहीं बढ़ रहा है। अरे तो भैया स्कोर तो तब बढ़ेगा ना, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान से आप प्रोसेस करेंगे। अब अगर प्रोसेस करेंगे तभी तो चीजें आगे बढ़ पाएंगी। अगर ऐसे ज्ञान तो अथाह है, अभी आपने किया था कि सर मैं बूढ़ा हो गया पढ़ते पढ़ते, चीजें लेकिन बढ़ नहीं रही हैं, तो भाई इसके लिए आपको दृष्टिकोण को ठीक करना होगा बेटा। दृष्टिकोण का मतलब यह हुआ कि हमारा, यानी इसी को गीता में कर्मयोग कहा है कि आज जो हम काम कर रहे हैं वो किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो उससे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ज्ञान तो अथाह है। अभी अगर संविधान सभा को ही डिस्कस करना शुरू कर दें तो 10 दिन तक क्लास लेता रहूंगा लेकिन खत्म नहीं होगा, इतना मटेरियल है इस पर मेरे पास। लेकिन आपके मतलब का क्या है? प्रश्न ये उठता है कि कोई शोध तो करना नहीं है, आपको यूपीएससी में जिस तरह से प्रश्न किए जा रहे हैं उस हिसाब से आपको डिलीवर करके देना है, बात खत्म हो गई। तो यही पहलू है। अगर यह चीज आपको समझ में आ गई तो बहुत आसान है चीजें, अगर यह चीज समझ में नहीं आ रही है तो दिक्कत का विषय है ये, राइट। तो आपके मित्र और मार्गदर्शक मुख्यतः कौन है? क्वेश्चंस वो आपके सामने हैं। सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। सिलेबस का एक एक पार्ट आपके टिप्स पर होना चाहिए। पूरा होल सिलेबस आपको याद हो जाना चाहिए। याद होने का मतलब है उसको रटना नहीं है, उसको समझना है। सिलेबस समझ लीजिए और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को समझ लीजिए ध्यान से। उनको ये नहीं है कि क्वेश्चन उठाया, अच्छा इसका ये आंसर होगा, ये आंसर, नो। उसके मनोविज्ञान को समझिए, उससे कनेक्ट कीजिए अपने सिलेबस से। बहुत बाएं हाथ का खेल है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, बहुत बहुत आसान है एग्जाम पास करना, इतना कठिन नहीं है। और आप जुड़े रहिए हमसे, ये चीजें बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएंगी। मुझे लगता है आज आप नए जुड़े हैं तो इसलिए इतनी कठिनाई आपको लग रही है। जरा प्ले लिस्ट में जाइए और पुराने वीडियोस देखिए, और हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है पॉलिटी पर, जरा उनको भी देख लीजिए। 15-16 आपके एपिसोड हैं उसमें, उनको ध्यान से आप देखिए और फिर शाम को 5 बजे उपस्थित होइएगा। चलिए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, क्लैरिटी है? अब आगे बढ़िए। आगे क्या है, ध्यान से समझने की बात है कि अब कांग्रेस ने कहा
अब मुस्लिम लीग ने तो मना कर दिया, ना तो वो मंत्रिमंडल में शामिल हुई और ना ही वो संविधान सभा में। अब देखिए, इसी बात पर संविधान सभा की आलोचना की जाती है। लेखक हैं, लिखते हैं भाई, अब क्या, लेखक तो लेखक होते हैं, मानविकी के लेखक। अब कुछ समझ, मेरी तो समझ में इतने लंबे समय से अध्ययन करने के बाद भी कुछ चीजें मुझे बड़ी असुविधाजनक लगती हैं, लेकिन लगती हैं तो लगने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखिए, आलोचना क्या की जाती है कि ये संप्रभु सभा नहीं थी साहब, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। अरे भाई, कमाल की बात है। जरा लेखक महोदय ये बताइए कि उन हालात में प्रत्यक्ष चुनाव हो सकता था? और उस समय लिटरेसी रेट क्या था? अगर प्रत्यक्ष चुनाव भी होता तब भी आप क्या कर लेते? बताइए, क्या इतनी समझ थी लोगों में? और चुनकर के जो लोग आए थे वो स्वतंत्रता आंदोलन के मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने ग्रास रूट पर चीजों को देखा था। उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न थोड़ी नहीं लगाया जा सकता है। अद्भुत लोग थे, दुनिया में इनका नाम था। जो ये लोग थे संविधान सभा के, ये असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष में जुझारू आंदोलन किया था। इन्होंने दिल से महसूस किया था चीजों को। अब लिखने के लिए बैठ जाइए तो बिना हाड़ की जीव है, इसको हिलाते रहिए तो हिलाने से क्या होने वाला है? ठीक है ना। आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन यह आलोचना की जाती है। तो प्रत्यक्ष चुनाव संभव नहीं था। चुनाव कैसे होगा? यानी अप्रत्यक्ष ही संभव था और वही हुआ। अब आ जाइए दूसरी बात कि यह कहा जाता था भाई ये तो संप्रभु सभा नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार से पूछ पूछ करके यह काम होता था। तो और किससे पूछते? पावर तो उसी के पास थी। ऑप्शन क्या था? और अगर पूछ लिया, आपके अपना काम है और उस काम में किसी से सहयोग लेना है, पावर ट्रांसफर होनी है, तो उसके अलावा ऑप्शन क्या था? तो उस आलोचना में कोई दम नहीं है। ध्यान से आप समझिएगा कि अब कांग्रेस ने कहा कि भाई अब क्या करें हम, भाई मुस्लिम लीग तो इसमें शामिल हो नहीं रही है, और चूंकि आपका तो हाथ रखा हुआ है ना इस पर, ये तो कहा नहीं, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि अब क्या करें हम, भाई संविधान सभा का यानी बैठ करके संविधान बनाए या ना बनाए, क्या करें? तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि मुस्लिम लीग अगर शामिल नहीं हो रही है, कोऑपरेशन नहीं कर रही है, तो रहने दीजिए, बिना मुस्लिम लीग के आप अपने संविधान निर्माण का कार्य आरंभ कीजिए। और जैसे ही वहां से एक क्लीन चिट मिली, इधर से आपने अपना काम करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ? आपके 9 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें कुल 211 सदस्य थे और वयोवृद्ध जो इसके सदस्य थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और इनका काम क्या था? इनका काम था भाई सदस्यों को शपथ वगैरह दिलानी है बैठ करके वहां पर, ताकि वो काम कर सकें। अच्छा, ये अस्थायी अध्यक्ष हो गए, ठीक है। कार्रवाई शुरू कर दी इन्होंने। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। उसके बाद अब अगली डेट आप आइए, इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। पहली बात ध्यान दीजिएगा, प्री में क्वेश्चन बनता है ये, मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी और इसमें देसी रजवाड़ों का एक भी सदस्य नहीं था, क्योंकि देसी रजवाड़े वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे थे कि ठीक है चलने दीजिए, बाद में देखेंगे, अभी तो हालात देखते हैं क्या बनते हैं आगे चल करके। तो उन्होंने अभी किसी सदस्य को इसमें नहीं भेजा और ये बिना देसी रजवाड़ों की भागीदारी के, बिना मुस्लिम की भागीदारी के इस संविधान सभा की पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब जरा आगे बढ़िए थोड़ा सा। अब क्या हुआ? 11 दिसंबर को, अब यह तीसरा दिन आ गया, राइट नाउ। 11 दिसंबर को फिर इसकी बैठक हुई थी और 11 दिसंबर की बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना गया? स्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? स्थायी अध्यक्ष। और इसके 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, क्योंकि भाई अध्यक्ष हमेशा उपस्थित हुई है तो जरूरी नहीं है, तो उस समय फिर संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो फिर 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे इसी दिन।
और ये दो उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, और दूसरे थे आपके V.T. कृष्णमचारी। ये दो उपाध्यक्ष थे। इसका मतलब यह हुआ कि जब संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माण के लिए बुलाई जाएगी तो उस समय अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करेंगे, और अगर ये उपस्थित नहीं है तो इन दोनों में से जो उपस्थित होगा वो अध्यक्षता करेगा। इसका यह मतलब है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये वीएन राव साहब को इसका सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये स्टेट पीसीएस में इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं। आईएएस में तो 1995 तक तो इस तरह के प्रश्न हुए थे, लेकिन 1995 के बाद या कहिए कि 97-98 के बाद इस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बहुत कम, रेयरेस्ट केस में। लेकिन स्टेट पीसीएस अभी भी इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमें तो भाई सबको साथ लेकर के चलना है, इसलिए, और वनडे टेस्ट में तो इनसे खूब प्रश्न आते हैं। तो आइए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या होता है? अब भाई आगे की कार्रवाई होनी है, कार्रवाई होगी। तो अब एक तारीख है बहुत इंपॉर्टेंट, 13 दिसंबर। इसको बहुत ध्यान से समझना है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने, इस पर खूब प्रश्न बनते हैं, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा में कि संविधान कैसा बनाया जाएगा, यह बात उसमें लिखी हुई थी। यानी यह संविधान सभा कैसा संविधान बनाएगी, यह बात इस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी हुई थी। क्या लिखा था इसमें? कि हम भारत के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जो कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हो। यानी राज्य कैसा होगा, राज्य की प्रकृति कैसी होगी? यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसी का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, स्वतंत्र होगा, पूर्ण प्रभुता संपन्न राज्य होगा, पहली बात। दूसरी बात, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। राइट नाउ ये बात कही, हम ऐसा संविधान बनाएंगे जिससे हमारे यहां के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया जा सके। हम ऐसा संविधान बनाएंगे कि हमारे यहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की सुरक्षा हो। हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे कि जिसकी वजह से जो इस देश ने अपनी गौरवमयी परंपरा को, यानी अपने गौरवमयी स्थान को खो दिया था, खो ही दिया भाई। कहां था हमारा स्टेट? थे ही कहां? स्टेट तो भाई ब्रिटेन था, उसने हमको कैप्चर कर रखा था। तो जो हमारा गौरवमयी स्थान था प्राचीन काल में, उस गौरवमयी स्थान को पुनः बहाल करेंगे, हम ऐसा संविधान बनाएंगे। इस तरह की बातें इसमें कही गई हैं, और इसमें वो सारी बातें हैं जो वर्तमान में छोटे थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आपकी प्रस्तावना के भाग हैं। यानी इस उद्देश्य प्रस्ताव में वो सारी विषय वस्तु है जो आज आप प्रस्तावना में देखने के लिए मिलती है। पॉइंट की क्लैरिटी है? ये था उद्देश्य प्रस्ताव। अब क्या हुआ? अब आगे बढ़िए। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर लगातार उसमें विचार विमर्श हुआ, और विचार विमर्श हो करके 22, ये डेट जरूर याद रखना, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसहमति से उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। देखिए, हमारे इन संविधान निर्माताओं का नैतिक स्तर, इनका बौद्धिक स्तर, इनकी परिपक्वता, इनकी दूरदृष्टि, इनकी अंतर्दृष्टि देखते ही, महसूस करते ही मन गदगद हो जाता है। इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का मन करता है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये ऐसे सूझबूझ वाले लोग थे। इन्होंने क्या निर्णय लिया था, जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश दिया था इन्होंने, और बहुत शानदार संदेश है। इन्होंने क्या कहा था कि हम जो संविधान बनाएंगे उस संविधान में मतदान के माध्यम से निर्णय नहीं करेंगे। अगर एक व्यक्ति भी विरोध कर रहा है तो यह पता लगाएंगे, उसको मौका देंगे कि अगर एक सदस्य भी विरोध कर रहा है तो विरोध की वजह क्या है।
अगर उसकी विरोध की वजह जायज हुई तो उस जायज बात को स्वीकार करेंगे, और अगर लग रहा है कि उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। यानी पूरी तरह से विचार विमर्श करेंगे, और विचार विमर्श करने के बाद आम सहमति से, किससे? आम सहमति, आम सहमति से प्रावधानों को स्वीकार करेंगे। यह इन्होंने निर्णय ले लिया था अपनी कार्रवाई के समय कि कोई भी संवैधानिक प्रावधान सर्वसहमति से स्वीकार किया जाएगा, संविधान में सर्वसहमति से उसे शामिल किया जाएगा। और आप देखते हैं इसमें खूब वाद विवाद हुआ, और जब कोई विरोध होता था तो जो विरोध करते थे उनसे पूछा जाता था कि समाधान क्या होगा, जरा आप बताइए। और जो लोग उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे उनसे यह पूछा जाता था कि भाई ये जो विरोध के जो विषय निकल करके आ रहे हैं इसको आप काउंटर कैसे करेंगे, उसका क्या होगा। तो जब विचार विमर्श होता है तो भाई कोई भी चीज आप लेकर के जाएंगे तो वो फुल प्रूफ तो हो नहीं सकती, उसके लूप होल्स तो हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो इसमें एक मध्यम मार्ग निकल करके आता है कि भाई इसका दूसरा पक्ष क्या है, जरा उसको भी सुन लीजिए, और ये पक्ष क्या है इसको भी सुन लीजिए। तो दोनों के बीच में अब जो बेस्ट हो सकता है वो निकल करके आता है, और वही इन्होंने दिया। पॉइंट की क्लैरिटी है? अब ध्यान से आप समझिए, इसकी एक आलोचना ये की जाती है, बड़ी गंभीर आलोचना है ये, कि भाई इसमें तो हिंदू ही हिंदू थे, ये तो हिंदुओं का बाहुल्य था, उन्होंने इसको दे दिया। संविधान निर्माताओं को इस बात की भी सूझबूझ थी, और ध्यान दीजिए उन्होंने सीटों का वितरण उसी तरह से किया था। अब मैं आपको इसमें बता दूं कि ठीक है भाई, चूंकि आपने उस समय जब संख्या ज्यादा है तो ज्यादा होंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन अब आ जाइए, इसमें समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जिसका इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था। आइए, एक दल नहीं था, यानी इसमें मुस्लिम लीग भी थी, और मुस्लिम लीग के अलावा मैंने अभी आपको बताया 7 पार्टी और थी। भले ही एक एक सदस्य था, लेकिन निर्णय क्या लिया गया था कि अगर एक भी विरोध करता है तो उस विरोध की बात स्वीकार की जाएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या हुई, निर्दलीय भी थे। तीसरी बात क्या हुई कि अगर आप महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का भी इसमें प्रतिनिधित्व था। 15 महिला सदस्य थी इसकी, कितनी? 15, नोट कर लीजिएगा। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, और त्रावणकोर की रियासत से एक महिला भेजी थी उन्होंने, जिसका नाम था एरी मेस्करीन, जो बहुत बड़ी लीडर थी। राइट ना? आप समझिए कि वो एकमात्र देशी रियासतों की महिला सदस्य थी इसकी। ये अक्सर करके यूपी पीसीएस वगैरह में, स्टेट पीसीएस में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें एसटी के लिए भी सीट थी, 6 सीटें एसटी की थी, 6 सीटें ओबीसी की थी, 6 सीटें आपकी एंग्लो इंडियंस की थी। इसमें आप देखेंगे कि सिखों की सीटें थी। कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसके लिए इसमें सीट नहीं थी। उनके लिए तो भाई उनके लिए तो अनुपात ही दिया हुआ था। तो इसमें लगभग सभी वर्गों का इसमें क्या था? प्रतिनिधित्व था। तो आइए ध्यान से आप समझिएगा, इन्होंने सर्वसहमति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया कि इसी की लाइन ऑफ थिंकिंग पर इस संविधान का निर्माण किया जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, इस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करने के लिए लगभग, ध्यान से आप समझिएगा, जब संविधान का निर्माण किया जाएगा तो क्या होगा आपके, कोई साधारण कार्य तो है नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, समितियों का गठन किया। तो 8 तो बड़ी समिति गठित की गई, और लगभग 15 के आसपास छोटी समितियों का गठन किया था। समिति का मतलब क्या होता है कि आप इस विषय पर जाइए और जो कुछ भी दुनिया के संविधान कह रहे हैं उन संविधानों की स्टडी कीजिए, और अपनी परिस्थिति को देखिए कि हमारी परिस्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए उस विषय वस्तु पर, और फिर उसको संविधान सभा को प्रस्तुत कीजिए। जैसे कि संघ की शक्ति क्या होनी चाहिए, उसकी एक समिति बना दी, पंडित नेहरू उसके अध्यक्ष बना दिए गए, ठीक है ना। इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, राइट ना, इस विषय को लेकर के आपने समिति बना दी, और दुनिया के संविधानों को छानिए और उस पर अपनी रिपोर्ट दीजिए। इस तरह इनके अलग अलग अध्यक्ष, राइट ना, कई समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कई समितियों के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनके नियंत्रण में कई समितियों का गठन हुआ, और क्या कहा कि आप उन विषय वस्तु पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ठीक है। अब इन समितियों ने देश दुनिया के संविधानों को देखा, समझा, अपनी परिस्थितियों को समझा, और इन्होंने अपने अपने विषय पर कि संविधान में इस विषय को लेकर के क्या प्रावधान होना चाहिए वो प्रारूप तैयार किया, और प्रारूप तैयार करके संविधान सभा को
इन्होंने प्रस्तुत करने की बात की। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब ये सारी समितियां अपना रिपोर्ट देंगी तो भाई एक समिति और होनी चाहिए जो इन समितियों की रिपोर्ट को माइन्यूटली ऑब्जर्व करे और ऑब्जर्व करके उसको क्या करे, एक लेखबद्ध करे। भाई एक रिकॉर्ड तैयार होना है ना, तो एक रूल बुक तैयार होनी है, तो यानी एक जगह उनको कलेक्शन करके दे इन सारी समितियों से लेकर के। ये सारी समितियों ने मैटर इस समिति को देंगी, ये समिति फिर उस पूरे का प्रारूप तैयार करेगी, तो उसको कहेंगे हम प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमने बहुत शानदार यहां पर काम किया, हमारे संविधान निर्माताओं ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत विजनरी एस्पेक्ट वाले व्यक्ति थे। अगर आप लोकतंत्र विधि के शासन के लिए कोई संविधान बनाने जा रहे हैं तो वो संविधान तभी बेहतर हो सकता है जो एकदम हाशिए पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए भी राज्य की पहुंच हो, यानी उसकी भी बात वहां पर सुनी जाए। और अगर यह बात होती है तो ध्यान से आप समझिएगा कि धूप से जो व्याकुल होता है वही जानता है पेड़ की छांव का महत्व क्या होता है। तो डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, देखिए किसी खास वर्ग के नेता मत कहिए उन्हें, किसी खास जाति के नेता मत कहिए। अंबेडकर वो व्यक्तित्व हैं, वो हमारे पूर्वज हैं ये, कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो भारत का हो या भारत के बाहर का व्यक्ति का हो, कोई भी हो दुनिया में कहीं भी, अगर वो व्यक्ति शोषित है, अगर वो व्यक्ति पिछड़ा है, अगर वो व्यक्ति पीड़ित है, अगर वो शोषित है, पिछड़ा है, पीड़ित है, तो वहां अंबेडकर के विचार, डॉक्टर अंबेडकर के विचार प्रासंगिक हैं। ऑटोमेटिक अंबेडकर उनके नेता हो जाते हैं। अंबेडकर किनके नेता हैं? जो पिछड़ा है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, चाहे यह किसी भी जाति धर्म से क्यों ना हो। राइट? अगर महिलाओं की बात की जाए, महिलाओं के अधिकारों की बात की जाए, तो जो संविधान में आज महिलाओं को अधिकार हैं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर अंबेडकर की है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे शोषित, पीड़ित और पिछड़ा वर्ग रहा है। सबसे ज्यादा शोषण हुआ है तो महिलाओं का हुआ है, भले ही वो उच्च वर्ग में क्यों ना हो। ऐसा थोड़ी नहीं है कि सो कॉल्ड जिन्हें हम ऊंची जाति कहते हैं या जिन्हें हम उच्च वर्ग कहते हैं वहां महिलाओं का शोषण नहीं होता है। महिलाओं का शोषण हर वर्ग में देखने के लिए मिलता है। तो आप देखते हैं कि उनके अधिकारों का किस तरह से संविधान में संरक्षण किया है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। राइट? तो किसी जाति विशेष से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है इन्हें। ये उन सभी वर्गों के नेता हैं जो पिछड़े हैं, पीड़ित हैं और शोषित हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों और किसी भी देश के हों। ये भारत से ही मतलब नहीं है, कहीं भी हों, वहां पर उनके विचार ऑटोमेटिक प्रासंगिक होते हैं और उनके लिए जो मॉडल देते हैं, उनके लिए जो उनकी आइडियोलॉजी है वो अद्भुत है। और उस सब का लाभ हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में लिया। और ध्यान दीजिएगा, ये डॉक्टर अंबेडकर कहां से चुनाव जीत करके संविधान सभा में आए थे? आधुनिक बांग्लादेश जहां है। और चूंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि वो तो पाकिस्तान में चला गया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं उधर क्यों जाऊंगा, वो अपने घर बैठ गए। तो कांग्रेस ने क्या किया कि बॉम्बे से अपनी एक सीट खाली करवाई, रिजाइन दिलवाया और फिर वहां से अंबेडकर को चुनाव जितवा करके संविधान सभा में लेकर के आए। और ध्यान दीजिएगा, 28 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया और डॉक्टर अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, तो अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। अब ध्यान से आप समझिएगा, यानी सारी समितियां अपने अपने विषयों पर प्रारूप तैयार करके किसको सौंपेंगी? इस प्रारूप समिति को देंगी और यह प्रारूप समिति अब उन सबको माइन्यूटली ऑब्जर्व करके उसका दस्तावेज तैयार करेगी और फिर अब यह इसे कहां रखेगी? संविधान सभा में। किसके लिए? रीडिंग के लिए। यानी क्लॉज बाई क्लॉज उसकी रीडिंग होनी है। जिनको आपत्ति है वो अपनी आपत्ति व्यक्त करें, उन आपत्तियों का समाधान किया जाएगा और जब सब लोग सहमत हो जाएंगे तब उसे इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। यह प्रोसेस था संविधान के निर्माण का, संविधान सभा के अंतर्गत। अब आइए, यह प्रोसेस चल रहा था। अब इसी बीच और भी घटना चक्र मोड़ लेता है और मोड़ लेते लेते ध्यान दीजिएगा
कि ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में, जुलाई 1947 में, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को भारत शासन अधिनियम पारित किया। यह अंतिम है। भारत शासन अधिनियम 1947 यह पारित किया ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने। और इससे क्या कहा, जरा समझिए इसमें क्या क्या बातें कही इन्होंने, ध्यान से समझने की बात है। ये भारत शासन अधिनियम 1947 में क्या बातें कही, उल्लेखनीय बातें हैं ये। इन्होंने क्या कहा इस अधिनियम के माध्यम से? अब देखिए, इन्होंने कहा कि पहली बात कि भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्य होंगे। किस तारीख से? 15 अगस्त 1947 से। यह बात इसमें डेट डिसाइड कर दी गई। पाकिस्तान के लिए 14 तारीख और हमारे लिए क्या हो गई? 15 तारीख, 15 अगस्त 1947। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, डोमिनियन स्टेट कहा है इन्होंने। तो डोमिनियन स्टेट क्यों कहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ एक वर्ड और जोड़ा है, स्वतंत्र। तो यह बहुत बड़ा मतलब है, इसका बहुत बड़ा नियतार्थ है। अब जरा इसको समझ लीजिए क्या है ये। पहली बात तो यह कही इन्होंने। दूसरी बात क्या कही, अब समझिए इसे। दूसरी बात इन्होंने यह कही कि दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट हैं, स्टेट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये हो गया आपका कार्यकारिणी, और अब इस कार्यकारिणी को कार्यकारिणी नहीं कहा जाएगा, बात खत्म हो गई। अब क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा मंत्रिमंडल। क्या कहा जाएगा? मंत्रिमंडल। यानी डोमिनियन स्टेट के लिए मंत्रिमंडल होगा, और इस मंत्रिमंडल का जो बॉस है, ध्यान से आप समझिएगा, वो कौन होगा? वो प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? हेड ऑफ स्टेट होगा अब गवर्नर जनरल। वायसराय का पोस्ट खत्म कर दिया, यानी वायसराय नहीं होगा, बल्कि डोमिनियन स्टेट जो होगा उसका हेड ऑफ द स्टेट होगा गवर्नर जनरल, और उसके लिए एक मंत्रिमंडल होगा। और इसके कहने पर, यानी इसके परामर्श से ब्रिटिश क्राउन इस गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेगा। डोमिनियन इसलिए वर्ड यूज किया गया है, ध्यान दीजिएगा। किसके कहने पर? इस स्वतंत्र जो राष्ट्र होंगे ये, इनके मंत्रिमंडल के कहने पर ब्रिटिश क्राउन गवर्नर जनरल की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा, इसके कहने पर। ध्यान दीजिएगा, यह बात हो गई दोनों स्टेट के मामले में। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद जो गवर्नर जनरल भारत में थे, उनकी नियुक्ति किसके कहने पर होगी? प्रधानमंत्री, यानी जो पंडित नेहरू वाला मंत्रिमंडल है, वो जिसे कहेंगे उसे आप गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त करेंगे। और चूंकि हमने क्या कहा कि भाई माउंटबेटन को ही कंटिन्यू करने दीजिए, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? माउंटबेटन। ये ध्यान रखना, पॉइंट की क्लैरिटी है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? ट्रांसपेरेंट है ये। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब क्लियर हुआ कि अभी भी हेड ऑफ द स्टेट कहां से नियुक्त हो रहा है? नियुक्त कौन कर रहा है? आपके ब्रिटिश क्राउन कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, उसके पास रियल पावर नहीं है, उसने क्लियर बोल दिया, क्योंकि उसने क्या कहा? स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट होगा। और यह कब तक रहेगा? यह तब तक रहेगा जब तक आप अपना संविधान नहीं बना लेते हैं और उस संविधान को लागू नहीं कर देते हैं। यानी चूंकि अभी आपको संविधान बनना है, तो अभी आप शासन कैसे चलाओगे भाई? तो उस दौर में आप हमारे डोमिनियन रहोगे, लेकिन स्वतंत्र डोमिनियन है। क्या है? स्वतंत्र। हमारी आप पर किसी तरह की कोई अधिकारता नहीं होगी। केवल इतना ही है कि इसकी नियुक्ति हमारे माध्यम से हो रही है। और अब आप ध्यान से आप समझिए, अब इसने और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा? ये पॉइंट क्लियर हो गया स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट का। अब ये जो गवर्नमेंट है, ये किसी भी तरह के कानून बना सकती है
अब इसे ब्रिटिश सरकार से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। यानी आप अपने शासन के लिए विधि बनाने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं। बात समझ में आ रही है ना? यानी अब आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता, यानी ब्रिटिश से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है किसी भी मामले में। और ब्रिटिश सरकार ने जितने भी अधिनियम पारित किए हैं, वो सारे के सारे अधिनियमों को आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाइड कर सकते हैं, आप अपने लिए नए उसकी रचना कर सकते हैं कानून की। ये आपको स्वतंत्रता होगी। इसलिए इसको कहा गया है स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट। पॉइंट की क्लैरिटी है ये। अब क्या कहा? ये तो हो गया इनकी कार्यप्रणाली को लेकर के। तो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट का मतलब समझ में आ गया। अब आइए संविधान सभा के बारे में क्या कहा इन्होंने। संविधान सभा के बारे में यह कहा कि इस स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट की जो संविधान सभा होगी वो पूर्णतः संप्रभु होगी और वह अपने मन के मुताबिक संविधान का निर्माण करेगी। वो जैसा संविधान बनाना चाहे वैसा संविधान बनाए और उसे लागू करे। यही संविधान सभा जब तक अपना संविधान नहीं बना लेती है तब तक विधायिका के रूप में कार्य करेगी। किसके रूप में? विधायिका के रूप में कार्य करेगी। और क्या कहा कि हमारी सभी प्रकार की अधिकारताएं समाप्त हो जाती हैं 15 तारीख से। इन पर? देशी रजवाड़ों पर जो भी हमने संधि समझौते किए हैं वो खत्म हो जाते हैं। देशी रजवाड़ों को यह स्वतंत्रता है, चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल जाएं या वो भारत में मिल जाएं या अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखें। ये उनकी अपनी वो है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, सिर्फ तब तक थोड़े और इनको यह कहा गया कि आप चाहो तो कॉमनवेल्थ की सदस्यता रखो और न चाहो तो मत रखो। राइट ना? आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हर मामले में स्वतंत्र हैं, किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होगा। और यह केवल पावर ट्रांसफर करने का अधिनियम है। जैसे ही यह पावर ट्रांसफर हो रही है, यह अधिनियम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? निष्प्रभावी हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कैसे भी भारत का शासन चलाएं, यह आपकी जिम्मेदारी है। यानी आप ऐसे समझिए, भारत शासन अधिनियम एक तरह से शेयर इट का काम कर रहा है। यानी जैसे एक जगह से चीजें दूसरी जगह फाइल ट्रांसफर की जाती हैं तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, तो इसी तरह से ब्रिटिश क्राउन से भारतीयों के लिए जो सत्ता ट्रांसफर हुई उसका यह क्या है? ये एक माध्यम है, भारत शासन अधिनियम 1947। तो आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होती है इसी से आगे की विषय वस्तु पर। और आगे की विषय वस्तु को वाइंड अप करते हुए अभी इसका थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है जिस पर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करनी है, तो वो हम करेंगे। और कल मुलाकात होगी आपसे ठीक 2:30 पर आगे की विषय वस्तु पर। और शाम को 5 बजे हमारी टेस्ट सीरीज पर बात होती है, आपको पता ही है, उस पर आज भी हमारी बात होगी। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।